So, today we will talk about carbohydrates. So, what is the meaning of carbohydrates? So, in the earlier times, they named as carbohydrates because when you try to dehydrate these compounds, they will give you, upon dehydration, only carbon and water molecules. So that's why they are called carbohydrates. But this logic is not acceptable in all the conditions. So what are actually they are? So according to the modern definition, the carbohydrates are optically active polyhydroxyaldehydes or ketones, or the compounds which produce such units on hydrolysis. यानी कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और इनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डिहाइड या कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, या फिर ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोलाइज करने पर आपको ये मॉलिक्यूल्स यानी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड आपको देते हैं। ओके, अब इनके लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? CX ब्रैकेट H2O Y। ठीक है, बट ये जो फॉर्मूला है ये सभी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जो इस फॉर्मूले में फिट होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि इस फॉर्मूले में फिट नहीं होते हैं। ठीक है, सो वी विल टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड। तो तो पहला एग्जांपल है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले को आपके जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बनेगा? C6 ब्रैकेट H2O6। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एसिटिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। हम इस कंपाउंड के फॉर्मूले को भी इस जनरल फॉर्मूले के अंडर कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक C2 ब्रैकेट H2O ब्रैकेट क्लोज 2। ठीक है, बट आपको पता है कि एसिटिक एसिड जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट उसका फॉर्मूला जो है वो इस जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिट होता है। तो इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि हर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला ये नहीं होता, और जो भी कंपाउंड इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 लिया है रैमनोज का, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O5। तो इसका जो फॉर्मूला है वो इस जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल नहीं है, बट ये एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शुगर की। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी कहते हैं क्योंकि शुगर जो होते हैं वो आपके टेस्ट में स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो कि आपके हनी और फ्रूट्स में पाया जाता है, माल्टोज, लैक्टोज जो कि मिल्क में होता है, सुक्रोज जो कि आपकी शुगर केन में पाया जाता है। ठीक है, बट ऑल शुगर्स आर carbohydrates actually, but all the carbohydrates are not sugar, क्योंकि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हम जानते हैं वो टेस्ट में स्वीट नहीं होते, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट आपके टेस्ट में स्वीट नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन शुगर्स। तो स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन जो है वो हमारे नॉन शुगर्स हैं। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट। तो अब
क्वेश्चन ये है कि सैकराइड्स क्या होते हैं। सैकराइड जो है एक बहुत ही कॉमन टर्म है। एक्चुअली सैकराइड एक ग्रीक वर्ड सैकरॉन से बना है, जिसका मतलब होता है शुगर। ठीक है, तो यानी शुगर एंड सैकराइड्स बोथ आर सेम थिंग्स। तो सैकराइड्स को हम क्लासिफाई करते हैं अपॉन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। यानी जब हम इन सैकराइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो आपके डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देते हैं। उसके बेस पे हमने इनको कैटेगराइज किया है 3 सेक्शंस में। तो पहला है आपका मोनोसैकेराइड, और सेकेंड है आपका ओलिगोसैकेराइड, और थर्ड है आपका पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? तो मोनोसैकेराइड्स आर दो सैकेराइड्स व्हिच कंटेन अ सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ऑफ कीटोन यूनिट। यानी मोनोसैकेराइड्स वो सैकेराइड्स होते हैं जो जिनके पास सिर्फ एक सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल होता है। तो क्योंकि इनके पास सिंगल यूनिट है, इसीलिए इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज, ऑल दिस 3 आर मोनोसैकेराइड्स। फिर सेकेंड है आपका ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो शब्द का मतलब होता है फ्यू, यानी कुछ। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं इनके पास 2 to 10 पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन यूनिट होते हैं। यानी ये ऐसे सैकेराइड्स हैं जिनके पास मिनिमम 2 या मैक्सिमम 10 आपके जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। और जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो सारे यूनिट्स आपस में सेपरेट हो जाते हैं। सो दे विल गिव यू 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स को हमने फर्दर क्लासीफाई किया है इनटू डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, डाई मतलब होता है 2, मतलब अगर ये ओलिगोसैकेराइड आपको 2 मॉलिक्यूल देता है मोनोसैकेराइड्स के, तो उसे क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड। अगर वो आपको अपॉन हाइड्रोलिसिस देता है 3 मॉलिक्यूल तो उसको बोलेंगे ट्राइसैकेराइड। अगर वो आपको देता है 4 तो टेट्रासैकेराइड, और 5 मॉलिक्यूल दे रहा है अपॉन हाइड्रोलिसिस तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेंटासैकेराइड। सो लेट टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर सुक्रोज जो है, सुक्रोज को अगर हाइड्रोलाइज करें तो ये आपको देता है 1 molecule ऑफ ग्लूकोज एंड 1 molecule ऑफ फ्रक्टोज। So because sucrose is giving you 2 monosaccharide units, that's why it is called a disaccharide. Okay. When lactose get hydrolyzed, it will give you glucose and galactose molecules. So it is giving you 2 units of monosaccharide. So it will be called also disaccharide. And when the maltose is hydrolyzed, it will give you glucose and glucose. It's 2 molecules of glucose. So maltose is also a disaccharide. फिर नेक्स्ट है आपका रैफिनोज। रैफिनोज को अगर आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको क्या देगा? गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सो इट इज गिविंग यू 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, सो इट विल बी कॉल्ड अ ट्राइसैकेराइड। डन। ओके, अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। तो पॉलीसैकेराइड्स में पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है? मैनी, बहुत सारे। So polysaccharides are those carbohydrates which contain very large, long chains of hundreds of thousands of monosaccharide units. यानी polysaccharides वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें मोनोसैकेराइड के 100 या thousands of units होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, and they form a chain, and that chain can be straight or ब्रांच। तो अगर आप किसी पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो आपको बहुत सारे मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स देगा। तो वी कैन टेक सम एग्जांपल्स व्हिच आर वेरी फैमिलियर टू यू। तो पहला एग्जांपल है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारे लीवर में एज अ
स्टोर्ड फूड के रूप में स्टोर होता है, और जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है इन वेरी एक्सट्रीम कंडीशन, सो दिस ग्लाइकोजन गेट हाइड्रोलाइज्ड टू गिव यू एनर्जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका स्टार्च। स्टार्च जो है वो आपके प्लांट्स में पाया जाता है, एंड एंड यू नो दैट द स्टार्च इज एक्चुअली prepared by the plants during photosynthesis, and they use starch as a source of their own energy, and they store starch as their food reserve. Okay, and third is your सेलुलोज। सेलुलोज बहुत ही कॉमन एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड का, और ये आपके लगभग आपके प्लांट किंगडम में जितने भी आपके प्लांट्स हैं उन सब में ये पाया जाता है। एंड द सेल ऑफ प्लांट्स हैव अ वॉल विच इज़ मेड ऑफ सेलुलोज। तो ये बहुत ही अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है हमारे नेचर में। तो अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में। व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर? सो व्हाट इज reducing sugar? So a reducing sugar is any sugar that is capable of acting as a reducing agent because it has a free aldehyde group or ketone group. यानी reducing sugar वो sugar molecules होते हैं जो as a reducing agent work कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है या फ्री कीटोन ग्रुप होता है। फ्री का मतलब ये है कि अब फंक्शनल ग्रुप विच इज अवेलेबल फॉर रिएक्शन। ठीक है, तो you must remember this fact that all the monosaccharides are reducing sugars along with some disaccharides, some oligosaccharides and some polysaccharides। यानी आपके जो reducing sugar हैं वो मोनो भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं, ओलिगो भी हो सकते हैं और पॉलीसेकेराइड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल्स कंडीशन। ओके, सो क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे टेस्ट करते हैं कि हमारा शुगर जो है वो रिड्यूसिंग है या नहीं है। सो फॉर दैट वी यूज़ सम कॉमन रीजेंट्स। उसमें पहला आपका है बेनेडिक्ट्स रीजेंट, जो कि सोल्यूशन होता है आपका कॉपर सल्फेट और सिट्रेट सॉल्ट का, और सेकेंड आपका है फेलिंग्स रीजेंट, जो कि मिक्सचर होता है आपके कॉपर सल्फेट और टार्ट्रेट सॉल्ट का। सो आप इन दोनों को यूज़ करेंगे इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इन शुगर्स में इन रीजन्स को ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये रेड्यूस किसे करते हैं? एक्चुअली दे रेड्यूस द cupric ion Cu2+ to cuprous ion Cu+, so which forms a red PPT which has the formula Cu2O and it is known as copper oxide। ठीक है, सो जब आपका एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो कि आपका जुड़ा है आपके शुगर मॉलिक्यूल से, जब वो इंटरेक्ट करता है with these reagents, so they convert the cupric ion into cuprous ion and they get oxidized itself and they form carboxylate ion in the solution। तो अब कुछ यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो याद करने वाले हैं। पहला ये कि जितने भी आपके एल्डोस होते हैं, यानी वो शुगर जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, वो जब क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस करते हैं तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब रिएक्शन होती है तो आपके शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं, बट बाद में वो अपने रिंग को ओपन करते हैं टू गिव यू फ्री रिएक्टिव एल्डिहाइड। ठीक है, so any sugar that contains a hemiacetal structure will be a reducing sugar। यानी अगर आपके शुगर मॉलिक्यूल कोई भी ऐसा शुगर मॉलिक्यूल जिसके पास हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है वो
रिड्यूसिंग शुगर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके शुगर मॉलिक्यूल में कीटोन ग्रुप है तो क्या होगा। सो कीटोन ग्रुप कैन आल्सो बी रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज दे कैन आइसोमराइज देमसेल्व्स टू एल्डोजेस वाया एन इंडाइऑल। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है कि आपका जो कीटोज है वो रीअरेंज होके क्या बनाता है, इंडाइऑल, और इंडाइऑल जो होता है वो बाद में फिर से जो है रीअरेंज होके बनाता है एल्डोज। सो इन दैट एल्डोज कंडीशन योर sugar containing ketone group will behave as reducing agent। ओके, तो आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि ये हेमी एसिटल होता क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कल। सो वी विल टॉक मोर अबाउट देम टुमारो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।